भाई जिंदाबाद 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 सुखू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान अशोक कुमार जी, प्रधान पवन जी, एक्स प्रधान सरवण सिंह जी, एक्स प्रधान अक्षर सिंह जी, एक्स प्रधान जसवंत सिंह जी, अनिल मनकोटिया जी, धनीराम जी, रविंदर सिंह जी, पवन कुमार जी, राकेश कुमार जी, रमेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, कैप्टन करतार सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, प्रेमदास, पूनम, पवना कुमारी जी, मौजूद साहब, मंच पर विराजमान सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज मैं चुनाव की इस अंतिम संध्या पर आपके बीच में आया हूं। कुछ घंटे बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और आप को सोचने का वक्त मिलेगा। अगले 24 घंटे में आपने सोचकर अपने मत का प्रयोग करना है। आपने 5 साल के लिए यहां से 2022 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर यहां से भेजा था। 5 साल के लिए आपने इस आशा के साथ कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद आपके क्षेत्र की उन्नति होगी। मैं पड़ोसी होने के नाते जब कभी भी मेरे पास कोई आया, डिजास्टर के रूप में आया, किसी रूप में आया, मैंने करोड़ों का फंड दिया। 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि निचले हिमाचल से कांग्रेस पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री को बनाया और ऊना जिले से पहले मुख्यमंत्री को बनाया। कांग्रेस पार्टी ये पहली बार हुआ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे परिवार से कोई राजनीति में था ही नहीं। मैं अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ता था। कॉलेज से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया। एक साधारण परिवार से, आप जैसे परिवार से उठकर राजनीति शुरू की। राजनीति उसके परिवार से दूर दूर तक नहीं थी। 22 साल पहले, 20 साल से मैं एमएलए था। पार्टी में कई बार आर्थिक विरोध भी होता था, लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा और उस महान कांग्रेस ने एक साधारण से परिवार से उठकर आपके पड़ोसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। प्रदेश में भयंकर बारिश हुई, आपदा आई, कई घर तबाह हो गए, कई उनके आशाएं उनके सामने मिट्टी में मिल गई। कई लोग अपनी जान गंवा चुके। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश के लिए कोई विशेष राहत पैकेज की घोषणा नहीं की। जिस हिमाचल प्रदेश के 22,000 परिवार सड़कों पर आ जाए, टेंटों पर रहने को मजबूर हो जाए छोटे छोटे बच्चे, और अक्टूबर स्टार्ट हो चुका था। यहाँ के सांसद से भी पूछा जाना चाहिए, अनुराग ठाकुर जी से, आप कहां सोए थे? आपने क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री से हिमाचल के लिए विशेष सहायता राशि की बात की? हिम्मत नहीं हुई। राजनीति होती रही, विधानसभा में चर्चा के लिए प्रस्ताव लाए,
3 दिन तक चर्चा हुई, लेकिन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ये लोग खड़े नहीं हुए। मुझे उन 22,000 परिवारों की चिंता सताती थी। मैंने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। जब परिवारों को भिसाने की बात आई, सिर्फ एक बात मिलती थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या राज्य की आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मैं जानता था, एक पीड़ा को मैं समझता था कि 1.5 लाख रुपए में कहां से मिलेगा। मैं उनसे अधिकारियों से कांटेक्ट करता था, अधिकारी आनाकानी करते थे, लेकिन मैंने आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए उस सहायता राशि के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया। 1.5 लाख से उस सहायता राशि बढ़ाकर 7 लाख कर। पैसे मकान डूब जाते थे, 4,000 रुपये मिलता था प्रभारी की रिपोर्ट। मैंने उसको बढ़ाकर भी 1 लाख किया। क्यों? क्योंकि आप जैसे परिवार से निकले व्यक्ति को दर्द का पता होता है, एहसास होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारी लेखा जोखा रखते हैं, लेखा जोखे में वो हिसाब किताब रखते हैं। किस तरह का हिसाब किताब रखते हैं कि आपकी सरकार के पास कितना पैसा है, क्या खर्च करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमारे खजाने में 1 महीने से भी कम सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं था। हमने दिन रात मेहनत की, नियम बदले, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से जो आपका पैसा लुटा दिया जाता था, मैंने उसमें सख्ती की। उस शक्ति के कारण उसका परिणाम ये हुआ, 1 साल में जो जनता का पैसा लुटा दिया जाता है, वो पैसा वापस खजाने में आने शुरू हुआ और 1 साल में 2200 करोड़ रुपए से का अधिकार राजस्व हमने कमाया। 2200 करोड़ रुपए का राजस्व। अधिकारी कहते थे कि ये 2200 करोड़ रुपया है, ये अभी नहीं बांटना है, आपके चुनाव 2027 में होंगे, लोग भूल जाएंगे, 2026 में बांटना शुरू करेंगे। मैंने कहा, जो हमारी मेहनत के द्वारा चोर दरवाजे बनकर पैसा कमाया है, उसे हर साल बांटना है और हर साल बांटने के लिए मैंने आपके लिए योजना लगाई ताकि जनता का पैसा जनता को मिल सके। पहले बजट में उन बच्चों के लिए जो अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, उनको मार्गदर्शन करना चाहती थी। मैंने उनको जितने भी पढ़ना चाहते थे उनकी शिक्षा का पूरा खर्च हम उठा रहे हैं, जिस तरह अपने परिवार में अपने बच्चों का उठा रहे हैं, हॉस्टल का खर्चा हम उठा रहे हैं। और जिस तरह हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, उसी तरह 4,000 रुपये पॉकेट मनी और अनाथ बच्चों को 27 साल तक की उम्र में मिलती रहेगी ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसके बाद अपनी शादी के लिए दोबारा करेंगे और घर बनाने के लिए भी 3 लाख रुपए मिलेगा। ये पहली पुण्य की वजह। फिर उस 2200 करोड़ को बांटने की बात है। मैं 15 महीने का हिसाब अपनी जनता की अदालत में देखना चाहता हूं। विधवा बहनें होती हैं, अगर पति कमाने वाला चला जाए, परिवार को छोड़कर चला जाए, बच्चों की पढ़ाई पर असर होता है। कैसे पढ़ेंगे? अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता तो और असर होता है, इसकी फीस कैसे पूरी करेंगे?
हमारी इस दूसरे बजट में विधवा बहनों के सभी बच्चों को 27 साल तक की शिक्षा का खर्च जो भी होगा, रहने का खर्च जो भी होगा, वो सरकार वहन करेगी। गांव के में लोगों के पास कैसे पैसा पहुंचे, गांव के किसान के पास सीधा पैसा कैसे पहुंचे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैंने योजनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान की पहली सरकार बनी जहां गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर सरकार खरीदेगी। अभी 32 रुपए लीटर मेरे फेडरेशन देवता ने बोला 45 खरीदना है। इससे किसान अगर दूध बेचेगा तो उसको फायदा होगा। यूरिया आधारित खेती ना करने के बाद, मतलब गोबर से अगर आप गेहूं पैदा करते हैं, मक्की पैदा करते हैं, यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस गेहूं का मूल्य हमने 40 रुपए निर्धारित किया, सरकार खरीदेगी, और 30 रुपए मक्की सरकार खरीदेगी, ताकि किसान के हाथ में सीधा पैसा जाए। यही नहीं, 60 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी में हमने बढ़ोतरी की। 1 अप्रैल 2024 से मनरेगा की दिहाड़ी 300 रुपए हो जाएगी। फिर हमने 1 साल में 22,000 नौकरियां निकाली। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 नौकरियां निकाली, और भारतीय जनता पार्टी ने जो नौकरियां निकाली उसमें आधे तो बोर्ड के चक्कर लगाते रहे, हमने सेटल किए। हमने जो नौकरियां निकाली IPH में ही 10,000 पोस्टें निकाली है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फीडर, मल्टीपर्पज वर्कर। बगाना में भी उसके जल्दी इंटरव्यू होने लगा। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। स्कूल खाली, कॉलेज खाली खोल दिए गए। हमने 6500 लोगों के लिए, जिसमें 50% बैच वाइज नियुक्तियां हो रही है, हमने ये पोस्टें निकाली। उन पोस्टों में बैच वाइज में TGT आर्ट्स के इंटरव्यू हो गए हैं, उनके नियुक्ति पत्र आचार संहिता के बाद